नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आज मुख्यमंत्री आवास एकड़ी मार्ग में सम्मानित किया जाएगा। समारोह देखिए शाम 4 बजे आयोजित होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खेल मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और यहां पर मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सम्मान से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और बिहार में क्रिकेट को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो वैभव सूर्यवंशी को आज सम्मानित किया जाएगा। शाम 4 बजे का समय है। इससे क्रिकेट प्रेमियों में और जो क्रिकेट खेलते हैं युवा खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की भी मौजूदगी रहने वाली है और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास एकड़ी मार्ग में सम्मानित किया जाएगा वैभव सूर्यवंशी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत का बल्कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना जौहर मनवाया और अपने खेल से हर लोग को दीवाना बनाया, आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने आ रहे हैं और जहां पे उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित करेंगे और इस मौके पे जो बिहार के खेल मंत्री है श्रेयसी सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और विजय चौधरी जो समस्तीपुर से ही आते हैं और समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जाहिर तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेलकर भारतीय टीम को जीत का सेहरा पहनाया, उनके इस खेल की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि बहुत कम समय में वो भारतीय क्रिकेट टीम में भी अपनी पहचान बनाएंगे। जाहिर तौर पे बिहार के लिए एक बड़ा मौका है जब बिहार के किसी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने इस स्तर पे पहचान बनाई है। इसके पहले ईशान किशन जो भारतीय टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी अपने खेल का जौहर मनवा रहे हैं, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने खेल से हर को मुक्त किया है और यही वजह है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे एक अन्य मार्ग में संकल्प में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करेंगे। और वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने से ये भी साफ है कि बिहार की सरकार खेल को लेकर लगातार गंभीर होती जा रही है और खिलाड़ियों को उत्साह लगातार बढ़ाती जा रही है और माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी के स्वागत समारोह के बाद, सम्मान समारोह के बाद बिहार के क्रिकेटरों का उत्साह भी काफ़ी बढ़ेगा और वो भी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसा खेल कर न सिर्फ अपने राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वैभव सूर्यवंशी। देखिए, वैभव सूर्यवंशी बिहार के युवा क्रिकेटर हैं और समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं। वैभव बहुत ही कम उम्र में बड़ी पहचान बनाई है। जूनियर क्रिकेट से चर्चा में आए, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने लग गए और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं वैभव सूर्यवंशी और तेज स्ट्राइक रेट है उनकी खासियत। बिहार के उभरते क्रिकेट चेहरों में शामिल हैं और हालिया प्रदर्शन से राज्य में उनको सम्मानित किया जाएगा। हर तरफ वैभव सूर्यवंशी का नाम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज के दिन सीएम नीतीश कुमार वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने वाले हैं। शाम 4 बजे का समय है और इस सम्मान से जो युवा खिलाड़ी इस वक्त खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगा ये वैभव सूर्यवंशी को सम्मान मिलना। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सोनपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डा उत्तर बिहार के विकास में एक अहम कदम माना जा रहा है। पटना के करीब और जेपी सेतु से आसान कनेक्टिविटी इसे रणनीतिक बढ़त भी देती है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की पहल से परियोजना को गति मिली है। एयरपोर्ट बनने पर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कार्गो सुविधा और पर्यटन, खास करके सोनपुर मेला को बड़ा लाभ यहां से मिलने की उम्मीद है। बदलाव जो होगा विश्व का यह धरोहर है और विश्व का बड़े बड़े अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सब लोग से यहाँ जहाज उतरेगा, जो कि किसानों का, गरीबों गुरबाओं का रोजगार मिलेगा। बहुत सा यहाँ फायदा होगा। चेन्नई से जाना पड़ता है, दिल्ली से जाना पड़ता है, जेवर एयरपोर्ट से जाना पड़ता है विदेश,
और यहाँ से इस क्षेत्र के एयरपोर्ट बन जाने से सीधे आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, ब्रिटेन जाइए, जापान जाइए, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, विश्व के कोई कोने में कंट्री में जा सकते हैं। और यहाँ जब इंटरनेशनल प्लेन उतरेगा तो उससे रोजी रोजगार, बड़ा बड़ा होटल जुड़ेगा, व्यवसाय जुड़ेगा, यातायात का सुविधा हो जाएगा, तो उससे अधिकांश लोग जिएंगे, क्षेत्र का, पूरे बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार के कैबिनेट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये फैसला बिहार के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस वक्त हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको एनएच की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी एनएच के बगल में एक बड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खाली प्लॉट आप की तस्वीर देख रहे हैं और ये इसी जगह पे निर्माण होना है सोनपुर के नज़दीक हवाई अड्डे की, जिसकी स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दी है। और जाहिर तौर पे इस एयरपोर्ट का निर्माण कराने के पीछे वजह मानी जा रही है कि न सिर्फ यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाएगी, बल्कि बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बताया गया है कि जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है वो लगभग 5.5 किलोमीटर का लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक माना जा सकता है। और इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद यहाँ पे जो बड़े विमान हैं उनकी भी लैंडिंग की जाएगी और दावा है कि लगभग 2030 में ये एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा और विश्व के जो सबसे बड़े विमान होते हैं उनकी ट्रायल लैंडिंग भी कराई जा सकती है। तो जाहिर तौर पे इसके निर्माण के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश को भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा और बिहार के लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। और उत्तर बिहार में इसका महत्व तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके निर्माण के बाद बिहार के लिए भी बेहद महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ से जब बड़ी उड़ानें शुरू होंगी तो रोजगार के नए नए अवसर तो उपलब्ध होंगे, बिहार के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो जाहिर तौर पे इसके निर्माण के बाद माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल से लेकर 10 साल तक बिहार तेजी से विकास करेगा। और इसके पहले बिहार को जो लैंडलॉक स्टेट माना जाता था, वैसे राज्य के लिए इस तरह का एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सोनपुर। अहमदाबाद के जीएमडीसी कन्वेंशन हॉल में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। इस दौरान नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस को शहरी नक्सलवाद का गढ़ बताया। उन्होंने ये कहा कि ये आजादी वाली कांग्रेस नहीं बल्कि इटालियन कांग्रेस बन चुकी है, जिसमें भारत का मूल तत्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस के सांसदों ने किया, प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर आने के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने घिनौना खेलने का प्रयास किया, जो हरकत करने की साजिश की थी, वो उनकी सोच को दिखाता है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है और ये गढ़ कोई और नहीं, राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की संभावित तिथि जो है वो 1 मार्च तय की गई है। कार्यक्रम के तहत देखिए बरबीघा प्रखंड के सरवा पंचायत को चिन्हित किया गया है, जहां दोपहर 12 बजे सभा होने की उम्मीद है। डीएम, डीडीसी और एसपी लगातार स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। प्रशासन विकास योजनाओं और सभा स्थल की तैयारियों की समीक्षा में जुटा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित समृद्धि यात्रा शेखपुरा में होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी बरबीघा के सरवा पंचायत के स्थित हमारी मौजूदगी है, जहां संभावना की जा रही है कि 1 मार्च को मुख्यमंत्री जी आएंगे और यहाँ से उनका समृद्धि यात्रा का शुरुआत होगा। और कई योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब देख लीजिए, खेल का मैदान का निर्माण हो रहा है, कई तरह की बातें हैं, विकास रंग रोगन का कार्य चल रहा है, हरियाली का भी ख्याल रखा गया है। सभी जो डीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का राशि का शिलान्यास आधारशिला रखेंगे, उसकी भी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही। लगातार कार्य भी चल रहा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक जिला में जा रहे हैं समृद्धि यात्रा को लेकर के, तो हमारे यहाँ भी संभावित है
इस संभावना के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उनके विकास की गति है, उनकी जो सोच है, उसकी परिणति जो हमारे जमीनों पे दिख रही है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने सरवा चुना है। और ये कार्य जो देख रहे हैं आप हो रही है, उसी कार्य को संभावित दिखाने के क्रम में फिर से जैसा पहले भी काम पूरा हुआ था, उसको फिर से हम लोग से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। सर, देखा गया कि जब भी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कई करोड़ों की योजनाओं का आधारशिला रखा गया है। क्या तैयारी उसकी भी है क्या? बिल्कुल। देखिए, सतत प्रक्रिया है विकास के क्रम में कि उद्घाटन और शिलान्यास ये सतत प्रक्रिया है। हर एक योजनाएं कहीं ना कहीं जब आपकी सोच होती है कि बिहार को एक विकास की ओर लेके जाने के लिए, तो ये लगातार क्रम में चलता रहता है। इसके लिए जीविका को भी निर्देशित किया गया है ताकि ज्यादा महिला इस सभा में आ सके और सफल हो सके। ये निश्चित रूप से जिला प्रशासन का जो कार्रवाई है सकारात्मक कार्रवाई है और कहा जा रहा है कि सर्वा पंचायत में भी विकास कार्य में काफी तेजी लाई गई है ताकि मुख्यमंत्री जी अगर भ्रमण करना चाहें तो वो भी करेंगे। अभी हालांकि उनका कोई सचिवालय से, मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई रूटीन वर्क नहीं आया है जो इससे पता चल पाए किस स्थिति को आएंगे, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 मार्च को उनको आना निर्धारित हुआ है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और इसी बीच एक बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। आपको बताते चलें 25 फरवरी का वो दिन जिस दिन बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आपको बताते ये चले यहां पर बिहार आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें वाइब्रेंट विलेज का निरीक्षण करने वाले हैं गृह मंत्री। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कार्यक्रम में और भी कई लोग शामिल होने वाले हैं और यहां पर सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। 25 फरवरी को बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको ये बताते चले वाइब्रेंट विलेज का निरीक्षण करने वाले हैं। 25 फरवरी इंडो नेपाल सीमा से सटे हुए जो वाइब्रेंट विलेज हैं उनके चयनित गांवों को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित होगा और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। भारत नेपाल के बीच में आपसी संबंध को और बेहतर करने और तस्करों पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक हुई। आतंकी गतिविधियों पर विशेष रूप से लगाम लगाने और आतंकी गतिविधि पर पैनी नजर रखने को लेकर बीरगंज में इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ पूर्वी चंपारण के डीएम, एसपी की बैठक हुई। वहीं बैठक में नेपाल के भी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में भारत और नेपाल की संबंधों को और बेहतर बनाने, ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करने पर विशेष रूप से सहयोग पर चर्चा की गई। खबर दरभंगा से, जहां पर प्रस्तावित एम्स निर्माण को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं और देखिए शोभन एकमी बाईपास सड़क के 150 फीट चौड़े विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय है। पंचोह मौजा में एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है और इस क्षेत्र का चौड़ीकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। 6 सदस्यीय टीम ने स्थल निरीक्षण किया, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और सीमांकन का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रभावित जमीन मालिकों को नोटिस जारी करने और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बाईपास के चौड़ीकरण की घोषणा की थी। शिवहर में देखिए नवाब उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज के बीच प्रस्तावित पावर ग्रिड निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल पर असर की आशंका जताई, विरोध किया है। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने भी अब निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। सांसद ने प्रशासन को दूसरी जगह तलाशने के लिए कहा। एकड़ छात्रावास था तो इसको क्यों तोड़ दिया गया, किस कारण से तोड़ दिया गया? और यहाँ पर है रसीदपुर का, आप लोग देख लीजिए, उस पर रसीदपुर का नाम है और वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरह से लोग ना करे, नेतागिरी नहीं करे, कोई भी ठेकेदार अपना नहीं ऐसे करे। अब अच्छा बिल्डिंग, अच्छा खासा बिल्डिंग को तोड़ रहा है और यहाँ पर जो पावर ग्रिड वाला दे रहा है तो वो असुरक्षित नहीं होगा। उधर स्कूल है, इधर कॉलेज है, उधर हाई स्कूल है, तो तमाम चीज यहाँ बनना बिल्कुल नहीं है। बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां पर परसबिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 2 संगी बहनें लापता हो गई हैं। पिता मोहम्मद ईसा अंसारी के अनुसार 16 फरवरी को दोनों बहनें आधार कार्ड बनवाने के लिए बाजार गई हुई थी, लेकिन बाजार तो गई पर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश की है। फिर 17 फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया गया। 22 फरवरी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मोहनपुर गांव से लापता हुई हैं ये लड़कियां 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं।
परिवार वाले काफी परेशान हैं, अनहोनी का डर इनको सता रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है जल्द ही इस मामले में उनको सफलता मिलेगी, ढूंढ निकालेंगे इनको, आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। नहीं, बराबर सर जाती रहती थी रोड पर, तो आदमी समझा कि क्या लगता है क्या हुआ होगा, फरन हुआ होगा या फिर अपने मन से कुछ आपको ऐसा समझ में आता है? ये घड़ी तो सर शक का बीमारी होले कि अपहरण हुआ, अगर जो उस तरह का मैटर रहता है जिस तरह से सवाल में हमसे पूछ रहे हैं, तो एक जाती नहीं थी, कहाँ जा रही है या कहाँ ना, रोज जाती थी पुल पर चौमिन चाट लाने के लिए, तो हम सोचे कि जब करती है तो फिर कहीं के हम नॉमिनेशन करावेंगे आधार कार्ड के, वही करावे गई 12 बजे। और फिर बड़ी खबर पटना से, जहां पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की आयोजित बहाली प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है। गर्दनीबाग थाना पुलिस ने परीक्षा में सेंधमारी के आरोप में 4 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में 36 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको ये बताते चलें, सिपाही भर्ती में धांधली का खुलासा हुआ है, ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार 50,000 रुपए लेकर लिखित परीक्षा पास कराई जा रही थी। कुछ अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे। पुलिस को संगठित गिरोह की आशंका है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। लगभग अभी कहां से हुई गिरफ्तारी की गई है? लगभग अभी तक कितने दर्जन गिरफ्तारी की गई है? और नीचे तो उसकी गिरफ्तारी हुई है जहां पर बहाली चल रहा है, सिपाही बहाली, वहीं से गिरफ्तारी हुई है। लगभग अभी तक कितने दर्जन गिरफ्तार किए गए? वो देखना पड़ेगा। कितने गिरफ्तार हुए हैं बताएं सर? करीब करीब 30-35 के लगभग हुआ होगा। हाँ, इसमें स्कॉलर भी बैठाए हैं और अपने भी एक जगह से अधिक जगह पर एग्जाम दिए हैं। कितना पैसा मिलता था स्कॉलर को? बाकी अनुसंधान का विषय है। और भी छापेमारी की जा रही है? हाँ, इसमें अनुसंधान का विषय है और बाकी होगा। खबर बेतिया से मिल रही है, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना चल रही है, यानी कि बाघों की काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग को लेकर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। 1032 कैमरों की मदद से 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की काउंटिंग जो है एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। 4 साल पर बाघों की काउंटिंग की जाती है, जिसका आंकड़ा टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। साल 2022 की गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। हाल के दिनों में बेहतर हैबिटेट के जरिए कई नए बाघों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो 2022 में 54 बाघ हैं फिलहाल। 1032 कैमरे दरअसल लगाए गए हैं और ये कैमरे जो है वो सेंसर वाले होते हैं जो कि बाघों के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। तो कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इन बाघों पर वन विभाग की टीम जो है तैनात है और जो पगचिन्ह है उन पर ध्यान दिया जाता है। कैमरे के सेंसर से जांच होती है और अभी फिलहाल ये जानकारी है कि 54 बाघ हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, लेकिन संभावना है ये कि ये आंकड़े जो हैं वो अभी और ज्यादा बढ़े होंगे, क्योंकि बेहतर हैबिटेट के बाद ये जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। ऑलरेडी टाइगर एस्टिमेट 2022 के डाटा हम लोग का 54 टाइगर है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो टाइगर का जो है हम लोग का संख्या जो बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब आकलन होने के बाद एग्जैक्ट फिगर हम लोग पता चलेगी, क्योंकि टाइगर कैसे ही है कि जो हम लोग के ऑलमोस्ट हम लोग का जो कैरिंग कैपेसिटी पर हम लोग है अभी, इसमें पॉपुलेशन तो है, उसमें मतलब बर्थ भी है, हम लोग का रेस्क्यू भी हुआ है, कुछ हम लोग का जो नेचुरल कासेस डेथ भी है। इस हिसाब से जो है हम लोगों का जो इसको अब रहेगा पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग का हेल्दी पॉपुलेशन अभी तक देखा जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना नए सिरे से चल रही है और बिहार के इस अभयारण्य में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर यह गणना काफी अहम माना जा रहा है। और 2022 में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो गणना कराई गई थी उसके मुताबिक यहाँ 54 बाघ पाए गए थे। तो निश्चित तौर पर वन विभाग भी उत्साहित है और WWF के साथ ही तमाम एजेंसियों को इस बाघों की गणना के लिए लगाए गए हैं और विशेष तौर पर जो आधुनिक तकनीक है उसके सहारे बाघों की गणना की जा रही है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस इलाके में 1032 कैमरा लगाया गया है, जिसके सहारे बाघों की तस्वीरें कैद की जा रही है और इन तस्वीरों को टाइगर
अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, वहां से एनालिसिस के बाद यहाँ आंकड़ा सामने आता है। तो निश्चित तौर पर 2022 में जो 54 का आंकड़ा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में था, उसके बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फिलहाल कितने बाघ हैं, इसको लेकर जो सवाल अब तक आ रहे हैं, उसका आंकड़ा 2026 में आने वाला है, जिसको लेकर तैयारी वन विभाग की तरफ से की गई है। और फाइनल तस्वीर जो होगी, जो टाइगर डे पर प्रधानमंत्री इस तस्वीर को जारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से वन विभाग ने इस आंकड़े को लेकर शुरुआती जो रुझान देखे हैं, उसके मुताबिक बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार का यह अभयारण्य बाघों के तेजी से बढ़ने वाला एक आशियाना जरूर बन गया है। तो फिलहाल अब यह इंतजार करना होगा जब टाइगर डे पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की असली संख्या जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बाघों की बढ़ती संख्या के बीच नए नए मेहमानों की बदौलत यहाँ के तस्वीर बढ़ोतरी की तरफ जरूर जाएगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के शिवो गांव में युवक की मौत मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 10 जनवरी 2026 को नहर से सुधाकर नारायण तिवारी का शव मिला था। पिता ने 5 ग्रामीणों पर हत्या का केस दर्ज कराया था। और आपको बताते चलें, इस मामले में खबर यह है, 5 ग्रामीणों पर हत्या का केस दर्ज कराया गया था। जांच में पता चला है कि अत्यधिक शराब पीने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद 2 भाइयों ने शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कार्ड में एक हम लोगों ने टीम बनाई थी एसडीपीओ के नेतृत्व में। उस कार्ड में डिफरेंट जो टेक्निकल हमारी टीमें थी और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने इस कार्ड का उद्भेदन किया है। वस्तुतः इस घटना में मृतक के 2 भाइयों की भूमिका है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स गोलंबर के पास में 7वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूछताछ में मिले विरोधाभासों के बाद में 4 संदिग्धों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है, जो न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में होंगे। विशेषज्ञ टीम जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी। परिजनों ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की है। तो देखिए, अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी की जाने की मंजूरी मिल चुकी है, तो अब निष्पक्ष तौर पर जांच होगी। 7वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हुई थी और इसके बाद से ही कई सारे सवाल जो हैं वो अनसुलझे हैं। और इसी मामले में अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में ही ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। बढ़िया बनाया है इन लोगों ने, डमी बनाया है ना। हाँ, बढ़िया है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया। अब देखिए, कोचिंग छात्र की मौत मामले में कब कब क्या क्या हुआ है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, 12 फरवरी की सुबह कोचिंग से गिरी, यहाँ पर छात्र के गिरने के बाद में दरअसल मौत हो गई थी छात्रा की। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। अब देखिए, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का एंगल नहीं मिला। फिर 14 फरवरी को छत पर शराब की बोतलें मिली। 17 फरवरी को फिर 4 डमी बॉडी गिरा करके सीन को रिक्रिएट किया गया। 17 फरवरी को फिर घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। 19 फरवरी को नार्को टेस्ट के लिए अपील की गई और आज ये खबर मिल रही है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे सामने निकल कर आता है, क्या खुलासा होता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।